हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लासेस हमने स्टार्ट कर चुकी है। कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं, अदर क्लासेस भी आ रही हैं, अदर टीचर्स की भी आ रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने उन सब पर भी अच्छे से निगाह रखते हो और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको जीएस पढ़ाता हूँ, तो हमारे जीएस के कुछ लेक्चर पहले ही हो चुके हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है क्या, राज्यों का गठन। राज्यों का गठन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी कुछ कहानी हमारी हिस्ट्री से कनेक्टेड होती है तथा कुछ कहानी हमारे संविधान से भी कनेक्टेड होती है। तो हम आज इन सभी चीज़ों का, इन सभी पहलुओं पर नजर रखेंगे और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद ही हम हमारी क्लास को एंड करेंगे। सो आप प्लीज़ लास्ट तक देखें ताकि कुछ भी मिस ना हो। जो आपके आने वाले 20 से 25 मिनट हैं, ये बहुत ही क्वालिटी टाइम होगा आपका और आपके आने वाले एग्जाम के साथ साथ आपकी ज्ञान वृद्धि में भी सहायक होंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है भारत राज्यों का संघ। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा देश क्या है, इंडिया, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और बयां करें, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, तो हम कहेंगे कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ का मतलब क्या हो गया, एक भारत देश है, भारत देश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट राज्य आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इस तरह से सभी मिलाकर कितने हो गए, 28 राज्य हो गए और इसी के साथ साथ 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इन सभी राज्यों को मिलाकर क्या बनता है, एक भारत देश। तो हम कहते हैं कि हमारा भारत देश राज्यों का गठन है, ठीक है, राज्यों का संघ है, जो कि हमारे संविधान की आर्टिकल नंबर 1 में भी यही बात लिखी हुई है, ठीक है। इसका अर्थ थोड़ा सा और समझते हैं। क्या है, यहाँ पे लिखा है कि भारत राज्यों का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब जो कभी भी भिन्न ना हो, मतलब कभी भी अलग ना हो, ठीक है। भारत राज्यों का अभिन्न अंग है। जब तक भारत के राज्य हैं तब तक भारत है, और जब तक भारत है तब तक भारत के राज्य हैं। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, अभिन्न अंग है एक दूसरे का, ठीक है। तथा संघ से विभक्त नहीं हो सकता, मतलब कोई भी राज्य जो भारत की टेरिटोरी के अंदर आता है वो भारतीय संघ से विभक्त नहीं हो सकता, ठीक है, वो भारत के अंदर जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या बात आती है, भारत संघ। भारत संघ को हम कैसे बयान कर सकते हैं, हमारे भारत संघ के अंदर क्या स्पेशलिटी है कि वो हमें और देश से अलग बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर सरकार है, सरकार में क्या है, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार हो सकती है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी एक सरकार होती है, ठीक है, इसी के साथ साथ राज्यों में अलग सरकार होती है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती है, लेकिन स्वायत्त तौर पर एक दूसरे से भिन्न भी होती है, ठीक है। तो हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, सरकार हो सकती है। इसी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी सरकार होती है, जैसे कि हम अपने गांव के अंदर पंचायत देखते हैं, ठीक है, पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ स्थानीय स्तर की स्वायत्त एक सरकार होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ नगरों के अंदर नगर पालिका होती है, वहां पर भी इलेक्शन होते हैं और वहां पर भी सरकार बनती है, तो ठीक है। तो विभिन्न स्तर की सरकारें आती हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है हमारा भारत देश का संविधान, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या आता है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। हमने अपनी पहली क्लास के अंदर आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, तो अनुसूची 7 के अंदर केंद्र के पास शक्तियां होती हैं, कुछ राज्यों के पास शक्तियां होती है, जिनको हमने केंद्र सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो ठीक है। तो इस तरह से हमने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, ठीक है। स्टेट के पास कुछ अपनी शक्तियां होंगी, जैसे पुलिस किसके पास आती है, वो स्टेट के अंदर आती है, वो स्टेट की पावर होती है। इसी के साथ साथ सेंटर पे आर्मी आ गई, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स आ गई, तो शक्तियों का हमने बंटवारा कर रखा है, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या है कि जो विभिन्न तरह के टैक्स एकत्रित होते हैं, राज्य सरकार अलग करती है, केंद्र सरकार अलग करती है। इसी के साथ साथ स्थानीय गवर्नमेंट में हमारी पंचायत भी अपना टैक्स इकट्ठा कर सकती है, तो ठीक है। शक्तियों का बंटवारा हम इस तरीके से समझ सकते हैं। विभिन्न स्तर की सरकारें, ये हमने अभी डिस्कस किया। लिखित संविधान, हमारा एक लिखित संविधान है। कुछ देश ऐसे हैं जिनका लिखित संविधान नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, परंतु हमारा संविधान लिखित संविधान है, अर्थात इसके प्रोविजन लिखे हुए हैं। अगर किसी को कहीं भी डाउट हो तो संविधान में उठाकर देख सकता है कि किस पॉइंट पे क्या बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अगर एक अनजान व्यक्ति भी है तो वह हमारे संविधान को पढ़कर हमारे भारत की महत्वता समझ सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या आता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन है हमारा,
सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सरकार से बिल्कुल अलग है। जैसे कि हमारा अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि यदि सरकार किसी भी तरह का कानून बनाती है तथा अगर वो संविधान के मौलिक यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को या फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हमारा न्यायपालिका पावर में आती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है तो ये भी हमारे देश की एक बहुत ही अच्छी खूबी है जिसको हम समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या आता है, वित्तीय स्वायत्ता। वित्तीय स्वायत्ता मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स ले सकती है, राज्य गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो उनको फाइनेंस मिलता है, जो उनको फंड मिलता है, उसकी भी स्वायत्ता होती है। स्वायत्ता मतलब ऑटोनोमस है, आपके पास सबके पास उनकी स्वायत्ता है, वे जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर अनुसूचित जाति के लिए विकास करने की हमें वित्तीय की सहायता है तो वहां की लोकल सरकार उसके लिए लगा सकती है, या किसी क्षेत्र में हमें एजुकेशन बिल्डअप करना है उसके लिए हमें फंड चाहिए तो वहां की स्थानीय सरकार उस पर पैसा लगा सकती है। तो ठीक है, तो हमारी वित्तीय स्वायत्ता भी हमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देती है हमारी बेहतरीन देश तथा बेहतरीन संविधान होने की। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या मतलब है, हमारे राज्य, हम राज्यों पर टिके हैं, कोई कहता है मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कोई कहता है मध्य प्रदेश से हूँ, परंतु अगर उनके पास उनसे पहचान पूछी जाए तो पहचान में सिर्फ एक चीज मिलती है, नागरिकता। नागरिकता कहाँ से मिलती है, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के पास यह कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा कि उसे पर्टिकुलर राज्य की नागरिकता प्राप्त है। उसके पास अगर आप आधार कार्ड का एग्जाम्पल लेना चाहें या फिर अगर आप वोटर आईडी कार्ड का एग्जाम्पल लेना चाहें तो सब पर ऊपर भारत सरकार लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, एकल नागरिकता है, हर कोई भारतीय है भले ही वो किसी विभिन्न राज्य के अंदर रहता हो, ठीक है। तो इससे हमारी देश की देश प्रेम की भावना बढ़ती है तथा उसकी सुरक्षा के लिए हम अग्रसर होते हैं, ठीक है। देश की एकता, हर कोई देश के लिए एक होता है। हम भले ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग कल्चर में बटे हुए हों, फिर भी हम देश के लिए एक हैं, ठीक है। अगर आज भी जरूरत पड़े तो देश के युवा, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब देश की एकता के लिए आज भी तत्पर रहते हैं, ठीक है। सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, देश की सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, देश की एकता तथा उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो यूथ से अगर आप पूछे ना तो यूथ डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी के अंदर, जबकि आपको पता है कि आर्मी के अंदर मोर्टेलिटी रेट कितना हाई है, परंतु यूथ के अंदर जोश इतना है तो आज भी डिफेंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देश की एकता तथा उसकी सुरक्षा के लिए देश प्रेम की भावना बहुत है। देश को बढ़ावा देना, ठीक है, देश प्रेम के लिए बढ़ावा मिलता रहता है। हमारे संस्कार, हमारा संविधान सब कुछ किस तरह बढ़ावा देते हैं कि हम देश की सुरक्षा तथा देश प्रेम को बढ़ावा दें। तो ये एक बहुत ही अच्छा देश होने के बहुत ही अच्छे संकेत हैं। अगर कोई देश इस तरह का प्रोविजन देता है अपने नागरिकों को तो उस देश को एक बेहतरीन देश में हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं पास्ट में, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ, कब हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उससे पहले क्या था, ब्रिटिश शासन था तथा ब्रिटिश शासन के साथ साथ 576 अलग राज्य थे, ठीक है। और अलग राज्यों पे कहीं पे राजाओं का राज होता था, कहीं पे नवाबों का राज होता था। तो अगर कहीं पे मुस्लिम का राज है, कहीं पे मुगल का राज है, तो डिफरेंट टाइप के स्टेट होते थे, डिफरेंट टाइप के उनके राजा होते थे, उनकी जनता होती थी, उनकी अलग अलग सेनाएं भी होती थी। तो क्या है, देश बटा हुआ था शक्तियों में, विचारों में, समाज में, जातियों में, धर्मों में, ठीक है। तो उसके लिए हमें आवश्यकता हुई देश को एक करने की। उसका जिम्मेदारी किसने उठाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम उठता है। देश की एकता का नाम में अगर आप किसी की अच्छा उदाहरण लेना चाहें तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इसका बेड़ा उठाया देश को एक करने का। तो उस वक्त हमने क्या प्रोविजन दिए, उस वक्त प्रोविजन ये आए कि एक भारत देश बनने जा रहा है जो कि एक लोकतंत्र राज्य होगा। लोकतंत्र राज्य का मतलब जहां पे जनता की सरकार होगी, ठीक है। सभी जनता भारत की ओर एकत्रित होगी। लेकिन अगर जो राज्य चाहे, जो वे अलग अलग बटे हुए थे राज्य में, चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, हिंदुस्तान में आ सकते हैं या स्वायत्त रह सकते हैं, तो ठीक है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि 3 राज्य ऐसे निकल कर आए जिन्होंने अलग रहने की इच्छा जाहिर की थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़। हैदराबाद को हमने ऑपरेशन पोलो चलाकर मिलिट्री से भारत के अंदर अधीन किया, जूनागढ़ को हमने डिप्लोमेटिक वे से हासिल किया था, तथा जम्मू कश्मीर का मुद्दा आप सभी जानते हैं। अगर मैं इस क्लास में टॉपिक को डिस्कस करूंगा
तो लंबा केस हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इन सब के बारे में। तो क्या हुआ, 3 ऑप्शन दिए गए, अलग रह सकते हैं, भारत के अंदर आ सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। तो जो क्षेत्र हमारे इंडियन टेरिटोरी, मतलब जो आज हम नक्शे में देखते हैं, उन क्षेत्रों ने भारत की तरफ आने का फैसला किया। ठीक है, तथा उसी के साथ फिर एक विचार आया कि हम राज्यों का पुनर्गठन करें। पुनर्गठन मतलब उनका फिर से गठन करें। ठीक है, किस आधार पर, राज्य ये भारतीय संघ के आधार पर, कि उनका सरकार होगी, वहां की जनता कैसे स्थापित होगी। तो ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। ठीक है, इससे पहले एक और आयोग आया था 1948 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, परंतु वो लागू नहीं हो पाया था। परंतु लागू कौन सा हुआ था, 1956 में जो आया था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, इसीलिए इसको फजल अली कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाता है कि फजल अली कमेटी किससे संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग से, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। और कब आया, 1956 में। इस कमेटी ने क्या कहा, इस कमेटी ने कहा कि हम राज्यों का पुनर्गठन उनकी भाषाओं के आधार पर करेंगे। और भाषाओं के आधार पर सबसे पहले किसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भाषाई आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, इस बात को समझिए। इसी के साथ साथ आपको अध्यक्ष पूछ सकते हैं, तथा इसके 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ किंजरू, या हम एच कंजरू भी कह सकते हैं, या के एन पन्नीकर। तो दीज आर 3 मेंबर्स यू मस्ट रिमेंबर, आल्सो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, फजल अली, एच कंजरू और के एन पन्नीकर। तो इस समिति के अंदर ये अध्यक्ष थे तथा ये 2 अन्य सदस्य थे। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया, तथा ये 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। पहला राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर बना था, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अलग अलग राज्य बनते चले गए, जैसे कि हम जानते हैं 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश बने। ठीक है, इसी के साथ साथ अलग अलग राज्य आते थे। तो हाल ही में लेटेस्ट राज्य कौन सा बना, 2014 के तहत तेलंगाना राज्य का निर्माण। ठीक है, किस में से निकलकर, आंध्र प्रदेश में से, हम सभी जानते हैं। तो ये सब इसी के आधार पर आते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगर नहीं हुई तो आप वीडियो को फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है 1961 में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज नोट डाउन। 1961 में गोवा, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव पुर्तगालियों से स्वतंत्र हो गए, पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराई गई तथा उनको भारत के अधीन लाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव भारत का हिस्सा कब बने, 1961 में, और किन से स्वतंत्र कराया गया, पुर्तगालियों से। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1954 में फ्रांस ने, किसने, फ्रांस ने पुदुचेरी राज्य 3 राज्यों में विभाजित है। एक स्थान आता है कराईकल तमिलनाडु के अंदर, माहे केरल के अंदर तथा यानम आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये पुदुचेरी है, ये 3 राज्यों के अंदर अलग अलग स्थानों पर है, और इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, पुदुचेरी। और पुदुचेरी किसकी टेरिटोरी थी, पहले फ्रांस की। तो फ्रांस ने 1954 में इन तीनों टेरिटोरी को भारत के अधीन कर दिया, तथा 1954 में पुदुचेरी का निर्माण आता है। तो 2 बेसिक लाइन है, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत है। तो आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार बोर्ड चढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, मतलब जो नया राज्य बनेगा तो उसकी गठन की प्रक्रिया कैसी होगी। ठीक है, इसकी गठन की प्रक्रिया में मुख्य भाग होता है राष्ट्रपति का, तथा गठन करने की जो प्रक्रिया है वो कहां पे लिखी हुई है, संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में इसकी व्याख्या की गई। तो क्या है, संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन या पुनर्गठन की प्रक्रिया दी गई है। इसका मेन वर्क कौन होते हैं, मेन की पॉइंट होते हैं इसके राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है, एग्जाम में स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम में बात पूछी गई थी कि अगर राज्य का पुनर्गठन कर रहे हो
तो क्या वहां के राज्य की विधानसभा का परामर्श लेना आवश्यक है, या अगर लेना आवश्यक है तो क्या वो बाध्यकारी है? अगर वो बाध्यकारी नहीं है या है, इन पॉइंट पर अपना विश्लेषण कीजिए। तो हम उन्हीं बातों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहे तो विधानसभा की राय यानी कि परामर्श ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो पर्टिकुलर विधानसभा की यानी कि जिस क्षेत्र का या जिस राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा है तो उसकी राय ले सकते हैं। परंतु मेन पॉइंट क्या आती है कि राष्ट्रपति पर राज्य की दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक, तो विधानसभा की दी गई सलाह राज्य पर बाध्यकारी नहीं होगी। अर्थात अगर किसी राज्य का पुनर्गठन हो रहा है तो वहां की विधानसभा की कोई खास भूमिका नहीं रहती। वो राय दे सकती है संसद को। ठीक है, कि हम इस प्रकार की राय है, अगर संसद चाहे तो उसको मान सकती है, अगर ना चाहे तो नहीं मान सकती। ठीक है, तो इसकी कोई खास मुख्य भूमिका नहीं रहती है। इसी के साथ संसद में दोनों सदनों पर 1/3 बहुमत से वह बिल पास होना चाहिए। 1/3 बहुमत में कौन आ गया? विशेष बहुमत आती है स्पेशली यहाँ, उससे 1/3 बहुमत से संसद में अनुमोदित या प्रस्ताव पास होना चाहिए। ठीक है, तब राज्य का पुनर्गठन किया जाता है। राज्य के पुनर्गठन में हम राज्य का नाम बदल सकते हैं, उसके क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, उसका क्षेत्र घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें राज्य पुनर्गठन में आती हैं। क्या आती हैं? राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, राज्य के क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, राज्य के क्षेत्र को घटा सकते हैं, या राज्य 2 भागों में भी विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया आर्टिकल 368 क्या कहते हैं? आर्टिकल 368 संविधान संशोधन को बयान करता है। तो राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया संविधान संशोधन के तहत ही की जाएगी, ना कि कोई विधेयक लाकर उसको पास कर दिया जाए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से ही राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है पॉइंट, कुछ की फैक्टर पॉइंट्स, कुछ स्टैटिक पॉइंट जो याद होने चाहिए। पर्टिकुलर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जी के पार्ट है सिलेबस के अंदर, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं राज्यों से संबंधित जो आपको याद होने चाहिए, जो पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाले एग्जामों में भी पूछने की संभावना पूर्ण रहती है। ठीक है, सर्वप्रथम 25 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ठीक है, तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या करा गया था? उत्तर प्रदेश। हालांकि राज्य पुनर्गठन 1956 में आया था, परंतु राज्य का नाम उस वक्त बदल दिया गया था। तो ये राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया पर अपवाद भी है। ठीक है, अब बात आती है 1969 में मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। ठीक है, भाषाई आधार पर तमिल वहां की लैंग्वेज है, तेलुगु कहते हैं जिसको। 2006 में पांडुचेरी का नाम बदलकर क्या करा गया? पुदुचेरी। ठीक है, इसी के साथ साथ 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या करा गया? उत्तराखंड किया गया। ठीक है, और 2011 में ओडिशा का नाम बदलकर ओडिसी भाषा के तहत ओडिशा किया गया। उड़ीसा को बदल के क्या किया गया? ओडिशा। तो ठीक है, तो ये कुछ की फैक्टर हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ और बातें हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। हमने लिस्ट बना रखी है, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और मैं इन पर डिस्कस करके आपको बताता हूँ। 1960 में कौन सा राज्य बना? महाराष्ट्र व गुजरात का गठन किया गया। 1956 में आंध्र प्रदेश हो चुका था, फिर उसके बाद 1960 में किसका किया गया? महाराष्ट्र व गुजरात का। ठीक है, उसके बाद 1961 में यानी कि 1961 में गोवा व दमन दीव राज्य का गठन किया गया। उस वक्त गोवा भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और दमन दीव भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 1962 में नागालैंड की स्थापना हुई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान दीजिए। 1961 में नागालैंड बनाया गया। तो यह कई काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई? तो 1962 में। 1962 को आप भारत चीन युद्ध के तहत भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सन को इस तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। जैसे कि 1962 है तो
तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था और 1962 में नागालैंड की स्थापना भी करी गई थी। ठीक है, 1961 में ऐसा लगा सकते हैं भाई 1960 में विजय मिशन चलाया गया था गोवा दमन को पुर्तगालियों से भारत के अंदर लाने के लिए। तो उसके एक साल बाद गोवा दमन दीव का स्थापना कर दी गई। ठीक है, फिर आता है 1966 1966 को हम कैसे क्या क्या कराया गया, पंजाब चंडीगढ़ व हरियाणा 3 राज्यों का गठन किया गया। कौन कौन से, पंजाब चंडीगढ़ व हरियाणा। तो ठीक है, तो आप इन तीनों राज्यों को याद रखिए क्योंकि तीनों राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से बाउंड्री टच करते हैं। तो 1966 में आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नागालैंड के 4 साल बाद। तो इस तरह से कनेक्टेड करके सन को याद किया जाता है। फिर उसके 4 साल बाद क्या हुआ, 1970 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। फिर उसके अगले साल क्या हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय का गठन किया गया। फिर उसके 2 साल बाद 1973 में कर्नाटक बनाया गया। फिर उसके 3 साल बाद सिक्किम में, सिक्किम वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सिक्किम को कब बनाया गया, 1975 में सिक्किम का निर्माण किया गया। इसको हम तब भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यह तब बनाया गया जब हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था। फिर 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य बनाया गया। तो ठीक है, तो गोवा 1961 में भी है और 1987 में भी है। ठीक है, इसमें आप याद रख सकते हैं। फिर 2000 में क्या हुआ, 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड व उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहाड़ी राज्य क्षेत्र को देखकर उत्तरांचल का निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ में झारखंड अलग कर दिए गए थे। ठीक है, पहले एक राज्य थे। 2014 में फिलहाल लेटेस्ट, आई थिंक एवरीवन को याद होगा किसका निर्माण हुआ, तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग करके बनाया गया, आंध्र प्रदेश से। तो ठीक है, इसी के साथ साथ करंट में विदर्भ राज्य की मांग होती है। विदर्भ राज्य कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में क्षेत्र पड़ता है। उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। गोरखालैंड को पश्चिम बंगाल बनाने में, मतलब पश्चिम बंगाल में से गोरखालैंड निकालने की बात हो रही है। तो ये कुछ मांगे हैं जो अभी जारी नहीं हुई है, परंतु करंट में इनसे रिलेटेड इशू रहते हैं। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित हमारा ये लेक्चर था। इसमें हमने कुछ कहानी का विस्तार बताया आपको, कुछ पास्ट में ले जाकर बताया, तथा कुछ फैक्चुअल पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस किए। तो इसी के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की कहीं की भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका डायरेक्ट आपको जवाब देंगे। इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा अगर आप चाहते हैं कि किसी और को भी यह डिस्कशन सुनने को मिले तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली एज वेल एज विद योर रिलेटिव। ओके, थैंक यू सो मच।